बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली की तरफ बढ़ने की किसानों की कोशिशों को हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने किया नाकाम। शंभू बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात एसआई का हार्ट अटैक से निधन। रविवार शाम 6 बजे सरकार के साथ होगी चौथे दौर की वार्ता। फसल पैटर्न में बदलाव और मोदी सरकार की खरीद योजनाओं की बदौलत दालों के मामले में भारत 2027 तक बन जाएगा आत्मनिर्भर। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ के प्रबंध निदेशक ने कहा कि दालों का मौजूदा उत्पादन है 26 मिलियन मीट्रिक टन। दिल्ली के यशोभूमि द्वारका में मेवा इंडिया 2024 का आयोजन। सूखे मेवों की खूबियों से लोगों को अवगत कराना है आयोजन का मुख्य उद्देश्य। दुनिया भर के 200 से अधिक प्रदर्शक आयोजन में ले रहे हैं भाग। लखनऊ में राजभवन में 3 दिवसीय क्षेत्रीय फल, सब्जी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फल, सब्जी और पुष्प किसानों की आमदनी का है एक बड़ा स्रोत। और अब समाचार विस्तार से। किसान संगठनों के आंदोलन का 5वां दिन है। प्रदर्शनकारी किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। शुक्रवार को किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका कोई असर देखने को नहीं मिला। हालांकि पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने एक बार फिर दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसे हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने विफल कर दिया। और इसी बीच अंबाला में सुरक्षा में लगे रेलवे पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की तबीयत खराब होने से मौत हो गई। दूसरी तरफ दिल्ली की सभी सीमाओं पर राज्य पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा है। सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की वार्ता अब रविवार शाम को होनी है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच हो रही बातचीत को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से पूछा है कि आज वो जिन मुद्दों पर बात कर रही है, उन पर पहले फैसले क्यों नहीं लिए गए। किसानों और किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश न किया जाए तो बेहतर है, पर कांग्रेस यदि इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही है तो मैं यही कहूंगा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें आज सामने आ रही है, जब उनकी सरकार थी तो उस समय में इन सारे विषयों पर उन्होंने क्यों निर्णय नहीं लिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खाद पानी, एमएसपी पर खरीद, बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक पर जितना काम मोदी सरकार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, एमएसपी पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 7 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में ऋण दिया था कांग्रेस के समय। मोदी जी की सरकार के समय पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण मिला। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। हमारे यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कुल खरीद एमएसपी के अंतर्गत यूपीए के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की हुई। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन की मोदी जी की सरकार में 18,39,000 करोड़ की हुई। इनके समय सिंचाई योजनाएं बंद पड़ी थी, हमारे समय 15,511 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रदर्शनकारी भी हिंसा तोड़फोड़ नहीं करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, इसको राज्यों के मुद्दे में न लेके जाए। अगर मैं अब ये कहूं कि जब कांग्रेस की सरकार राज्य में थी तब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होने के नाते कहते थे
कि पंजाब भी एमएसपी लागू क्यों नहीं करता। भगवंत मान जी भी उस समय बड़े बड़े सवाल खड़ा करते थे, लेकिन आज वो स्वयं मुख्यमंत्री, उनकी अपनी सरकारें हैं, तो क्या उसका जवाब वो देंगे। और दूसरा, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उनको अपने यहाँ पर कानून व्यवस्था बनानी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदर्शनकारी भी कोई हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ नहीं करेंगे और राज्य की सरकार भी आंदोलन शांतिपूर्वक होगा तो वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। और उद्योग मंडल पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीएचडी सीसीआई ने कहा है कि किसान आंदोलन के लंबा चलने से उत्तरी राज्यों में व्यापार और उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। उद्योग मंडल का कहना है कि किसान आंदोलन से रोजगार को भारी नुकसान होने की आशंका है और इससे प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान होगा। किसानों की मांगों में कर्ज माफी, नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 के बीच दिल्ली में चले किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों में से किसी एक के लिए नौकरी, लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए किसानों के लिए मुआवजे की व्यवस्था और किसानों के खिलाफ कर्ज मामले वापस लेना शामिल है। लेकिन सबसे अधिक चर्चा एमएसपी की गारंटी देने वाली मांग की है। तो आइए समझते हैं कि एमएसपी से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों की राय में एमएसपी से किसानों को फायदे से ज्यादा नुकसान ही होगा, क्योंकि बिचौलिए और निजी कारोबारी मार्केट में आ जाएंगे। एमएसपी में किसानों की समृद्धि की गारंटी नहीं है। कानूनी गारंटी देने पर बिचौलियों को फायदा होगा। इसमें आय बढ़ने की भी गारंटी नहीं होगी। गारंटी मिलने पर हरियाणा और पंजाब को नुकसान होगा। हरियाणा और पंजाब में 100% एमएसपी पर खरीदारी होती है। अन्य राज्यों के कोटे की एक सीमा निर्धारित है। 10 साल में गेहूं और धान की एमएसपी पर खरीद के जरिए किसानों को 18 लाख करोड़ रुपए मिले। 2014 से पहले के दशक के मुकाबले किसानों को एमएसपी खरीद पर अधिक फायदा हुआ है। एमएसपी की मांग पूरी तरह से राजनीतिक, कई बार एमएसपी से अधिक कीमतें बाजार में मिलती हैं। पिछले साल तुअर, उड़द समेत 5 खरीफ फसलों का मंडी भाव एमएसपी से भी ज्यादा रहा। 11 प्रमुख खरीफ फसलों में से 5 का मंडी भाव उनके एमएसपी से भी अधिक है। देश में अन्न भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। केंद्र के पास फिलहाल 47% अन्न भंडारण की व्यवस्था है और इससे अन्न भंडारण की व्यवस्था कम होने से निजी कारोबारियों की दखल बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, जहां फसल पैटर्न में बदलाव और मोदी सरकार की खरीद योजनाओं की बदौलत दालों के मामले में भारत 2027 तक आत्मनिर्भर बन जाएगा। दालों का मौजूदा उत्पादन 26 मिलियन मीट्रिक टन है। भारत, जो दालों के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अफ्रीका से अरहर दाल का आयात कर रहा है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ के प्रबंध निदेशक से इस मामले पर खास बातचीत की है। दालों में भारत 2027 तक आत्मनिर्भर बन जाएगा और ये दावा किया है हमारे कृषि मंत्री ने। मेरे साथ है एनसीसीएफ की एमडी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से, क्योंकि भारत दालों का सबसे बड़ा कंज्यूमर है वर्ल्ड में, किस तरह से यह पॉसिबल होगा कि 27 तक हम पूरे सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। जी, इसके लिए 2-3 कदम सरकार ने उठाया है। एक तो ये है कि क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना होगा ताकि हमें जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम करना है और 2027 तक एकदम जीरो करना है इंपोर्ट्स। उसके लिए ज्यादातर किसानों को तुअर का जो कल्टीवेशन है उसमें लाना है, तो फिर उनको एक एश्योरेंस देना होगा कि उनका जो क्रॉप है खरीदेगा सरकार और अच्छा दाम मिलेगा। हमारा एनसीसीएफ का पोर्टल nccfindia.com, वहाँ पे अगर किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो वो किसान अपना जो भी तुअर का जो क्रॉप है वो ला सकते हैं। वो एमएसपी पे खरीदेगा या एमएसपी के ऊपर अगर मार्केट में प्राइस है तो वो मार्केट प्राइस में भी खरीदारी होगा। जैसे कि आपने बताया ये पोर्टल मोदी जी की गारंटी होगा, तो उसमें किस तरह से चेंजेस आएंगे? जी, अभी तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब, फिर कुछ अफ्रीकन कंट्री से भी इंपोर्ट होता है और वो सब देश में तो कल्टीवेशन होता है सिर्फ इंडिया का कंजम्पशन के लिए। अभी फिलहाल हमारा जो प्रोक्योरमेंट है वो ज्यादातर कर्नाटका से होता है, महाराष्ट्र से होता है और मध्य प्रदेश से होता है और आंध्रा, तेलंगाना, ये सब राज्यों से भी होता है। और हमारा प्रोक्योरमेंट सेंटर्स ये सब राज्यों में अभी खुला है और हमने प्रोक्योरमेंट स्टार्ट भी किया है और करीब
2.5 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन भी कर चुका है। फिलहाल तो हम स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन या सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का WDRA अक्रेडिटेड गोडाउन्स में ही स्टोर करते हैं। आपने सुना कि 2027 तक बिल्कुल ये टारगेट अचीवेबल है और किसानों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि भारत में काफी लंबे वक्त से ये कहावत चली आ रही है, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज, दिल्ली। इंडिया 2024 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। नट्स और ड्राई फ्रूट्स काउंसिल इंडिया द्वारा किए जा रहे इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सूखे मेवों की खूबियों से लोगों को अवगत कराना है, ताकि इस पारंपरिक व्यापार को आधुनिकता के जरिए नए मुकाम पर पहुंचाया जा सके। इस आयोजन में दुनिया भर के 200 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। मेवा इंडिया 2024 से देखिए तपस भट्टाचार्य की यह खास रिपोर्ट। NDFCI का एक मेवा 2024 इवेंट चल रहा है यशोभूमि द्वारका में, जहां पे नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के जितने भी इंडिया और विदेश के लोग हैं वो सब यहां पे एक ही छत के नीचे आए हैं। बात करने के लिए प्रेसिडेंट है मेरे साथ। सबसे पहले तो गुंजन जी, ये बताइए कि एक इतना बड़ा इवेंट तैयार करें पहली बार, और आप लोग के जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन 6-7 महीने पहले ही आप लोगों ने बनाया है, कितना चैलेंज था? ये आइडिया तो एक्चुअली मेवा का आइडिया 5 महीने पहले हुआ। चैलेंजेस थे, मुश्किलें आई, बट क्योंकि एक सोच बहुत अच्छी थी, एक अच्छी सोच से चले थे कि पूरी इंडस्ट्री को साथ लेना है। यहाँ पे सर कितने देश विदेश से भी आए हैं, हमने देखा है, कितने देश और विदेश के स्टॉल लगे हैं? यहाँ पे 20 देश से ज़्यादा आए हुए हैं, एंड उसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो $multi-billion कंपनीज हैं और उनका ऑपरेशंस मोर देन 160 कंट्रीज में है। करे कितना फॉरेक्स रिजर्व आप सेव कर सकते हैं, आप लोग कितना बिजनेस आप लोग आगे डेवलप कर सकते हैं इस एसोसिएशन की मदद से? लगभग मैं गिनता हूँ कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग 16 करोड़ की विदेशी मुद्रा अंदर आएगी इस शो की वजह से। जितने विजिटर आए हैं, जितने स्पॉन्सर हुए हैं, जितना ये सब रहा है, होटलों में वो लोग रहे हैं, हर जगह की इनकम बढ़ी है। इसके अलावा आप लोगों को लगता है कि इससे बहुत फायदा मिल सकता है इंडियन ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में? आज की डेट में ये मार्केट अगर रिटेल लेवल पे देखा जाए, जिस पे सूखा मेवा बिकता है, वो 56,000 करोड़ की मार्केट है। तो ये थे प्रेसिडेंट NDFCI के और चेयरपर्सन इस इवेंट के, जो बता रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये मेवा 2024, और इसकी बदौलत ना सिर्फ फॉरेस्ट रिजर्व बचाया जा सकता है बल्कि एक स्वस्थ भारत का भी निर्माण किया जा सकता है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और लखनऊ में राजभवन में 3 दिवसीय क्षेत्रीय फल, सब्जी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां मौजूद रहीं। प्रदेश के औद्यानिक फसलों में अपनी आमदनी में रुचि रखने वाले और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले हमारे किसान बंधु इस अवसर पर आकर के अपने अपने उत्पाद को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेशवासियों के सामने रखने का कार्य करते हैं। कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि योग्य भूमि है, इस कृषि योग्य भूमि में मात्र 10% भूमि का ही उपयोग औद्यानिक फसलों के लिए हमारे किसान बंधु करते हैं, जबकि 10% भूमि में एग्रीकल्चर की कुल GDP है, उसमें 24% शेयर अकेले इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से किसानों को और प्रदेश को प्राप्त होता है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के नवनिर्वाचित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फेडरेशन के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटिल की अगुवाई में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। बैठक के दौरान केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने फेडरेशन को भारत के चीनी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने मक्का और गन्ना से एथनॉल उत्पादन के लिए मल्टी फीड डिस्टिलरी लगाने की दिशा में तेजी से काम करने पर जोर दिया। उन्होंने फेडरेशन को एक कोऑपरेटिव संस्था की तरह चलाने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट X पर अपने संदेश में लिखा कि नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के नवनिर्वाचित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलकर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय सहकारिता क्षेत्र की समृद्धि को सुनिश्चित करने की प्रति कटिबद्ध है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लखनऊ में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 में पीएम मोदी ने कहा था कि जनता ने हमें देश चलाने के लिए नहीं बल्कि देश बदलने के लिए चुना है और आज पीएम मोदी के नेतृत्व में ये संभव हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सांसद रवि किशन उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास विकसित भारत का पथ प्रदर्शक बनने का अवसर है। जम्मू में CSIR IIM में पारंपरिक चिकित्सा और फाइटो फार्मास्यूटिकल्स पर प्रथम 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एथनो फार्माकोलॉजी सोसाइटी की 11वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण में जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज़ादी के बाद ये पहली बार है कि भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के आरोमा और लिथियम जैसे अज्ञात संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण आरोमा मिशन और पर्पल रेवोल्यूशन है जो जम्मू कश्मीर में डोडा के भद्रवा और कश्मीर घाटी के गुलमर्ग कस्बों में लेवेंडर की खेती के साथ शुरू हुए थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के जैव हिमालयाई संसाधन अगले 2 दशकों में देश की अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि करेंगे। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मंडी का भाव। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान तिल के भाव में तेजी देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की ध्रागधरा मंडी में 15 फरवरी को सफेद तिल का भाव था 12,040 रुपए। 16 फरवरी को इसके भाव में 1,040 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 11,000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। ध्रोल मंडी में इस दौरान तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 फरवरी को तिल का भाव रहा 13,050 रुपए। 16 फरवरी को इसके सौदे 175 रुपए लुढ़क कर 12,875 रुपए पर हुए। पोरबंदर मंडी में 13 फरवरी को सफेद तिल का भाव रहा 13,850 रुपए। 16 फरवरी को इसके भाव 600 रुपए टूटकर 13,250 रुपए पर हुए। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान काले तिल के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ 15 फरवरी को काले तिल का भाव था 14,750 रुपए। 16 फरवरी को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 14,850 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजूला मंडी में बीते गुरुवार को सफेद तिल का भाव रहा 14,750 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव 1,250 रुपए नरम होकर 13,500 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। हल्दी की आवक पर नजर डालें तो 16 फरवरी को हल्दी की आवक बीते दिनों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिली। शुक्रवार को एग मार्केट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की दुगीराला मंडी में 15 फरवरी को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव था 9,200 रुपए। 16 फरवरी को इसके सौदों में 2,200 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 11,400 रुपए प्रति क्विंटल। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हल्दी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 फरवरी को हल्दी 17,500 रुपए पर बिकी।
तमिलनाडु की इरोड मंडी में इस दौरान हल्दी के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 फरवरी को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव था 12,478 रुपए। 16 फरवरी को इसके सौदे 484 रुपए लुढ़क कर 11,994 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की ही पेरुंदुरई मंडी में 15 फरवरी को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 11,898 रुपए। 16 फरवरी को इसके सौदों में 254 रुपए की गिरावट आई और भाव 11,644 रुपए पर आ गया। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। वही बात हल्दी की पैदावार की करें तो बाजार के भाव पर पड़ सकता है। बताते चले कि हल्दी किसानों को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। साथ ही सरकार ने साल 2030 तक हल्दी के निर्यात को 1 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और निर्यात को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार को तलाशा जाएगा। इसके अलावा सरकार हल्दी के प्रति जागरूकता और उपभोग को बढ़ावा देगी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर में गेहूं के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करें। किसान सरसों के खेत से जल की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। यहीं चने के खेत से भी पानी की निकासी का प्रबंध कर ले। जम्मू कश्मीर में आलू के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। वहीं फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं, साथ ही पत्ता गोभी की कटाई कर ले। इसके अलावा चने के खेत में निराई और गुड़ाई करें। यहाँ के किसान प्याज के खेत से जल निकासी की व्यवस्था करते रहें। प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। जम्मू कश्मीर में लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान मटर के खेत में भी निराई और गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश में सरसों की बुवाई करें। किसान गेहूं के खेत में निराई करते रहें। यहाँ चने की बुवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मटर की बुवाई करें। हिमाचल में प्याज की बुवाई कर सकते हैं। वहीं लहसुन की बुवाई करते रहें। लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इस समय ब्रोकली की बुआई करने का सही समय है। अभी गाजर और मूली की बुआई करें। यहीं के किसान फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकालें। हिमाचल प्रदेश में आंवले की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही टमाटर की तुड़ाई कर लें। किसान आलू के खेत की देखभाल कर सकते हैं। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए।
गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें, साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मसला बेहद संवेदनशील हो गया है। एससी आयोग ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है। संदेश खाली हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने अपनी जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के जल्द सुनवाई की मांग की है। सीजेआई ने कहा है कि वो याचिका देखने के बाद इस पर सुनवाई का दिन तय करेंगे। याचिका में जांच और ट्रायल को पश्चिम बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई है और साथ ही याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करे। संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले पर केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे टीएमसी का हाथ है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को कोलकाता के अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 14 फरवरी को बशीरहाट में पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल होने के बाद सुकांत मजूमदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के वनमलपुरा थाना क्षेत्र के अंदर आने वाले इलाकों के लिए कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा की है। पुलिस द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि थाना क्षेत्र के गोजा जाली, रेलवे बाजार, एफसीआई गोदाम परिसर में सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कर्फ्यू में राहत दी गई है। हल्द्वानी में कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। केजरीवाल की ओर से अदालत में कहा गया कि विधानसभा सत्र के चलते उन्हें मार्च तक पेशी से छूट दी जाए और कोर्ट ने 16 मार्च तक सुनवाई टाल दी है। जीएसएलवी F-14 इनसेट 3DS मिशन का प्रक्षेपण पृथ्वी की सतह की निगरानी करने और विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में समुद्री अवलोकन के लिए सुसज्जित और मौसम संबंधी विश्लेषण के लिए ये महत्वपूर्ण है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। मैंने ज्योति स्वामी साधना समूह में भाग लिया। मैं सचिव पद पर हूँ। वहाँ योगी जी ने जो पैसे डाले थे उससे हमने अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें बनाई और हैंडीक्राफ्ट का काम करा है। उससे मुझे 40,000 का महीने में फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए मैं तहे दिल से योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। बदलते भारत की शान।